कानपुर के डीआईजी साहब इटावा के कप्तान साहब ब्रिजलाल के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि जरा उस एसएचओ को बुलाइए, उस इंस्पेक्टर को, कहाँ है। कप्तान साहब इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। इंस्पेक्टर का नाम शाह आलम खान होता है और कहते हैं तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो, कितनी बड़ी ताकत से पंगा ले रहे हो। तुम मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से लड़ सकते हो क्या, तुम्हारी इतनी औकात है। उसको तरह तरह से डांटते हैं, फटकारते हैं और इसी बीच वो रोने लग जाते हैं, यानी इंस्पेक्टर साहब रोना शुरू कर देते हैं। इंस्पेक्टर साहब जो रोने लगते हैं तो बगल में ही खड़े कप्तान साहब ब्रिजलाल जी जो होते हैं, इंस्पेक्टर के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि देखो, तुम्हें आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं इस जिले का कप्तान हूँ, तुम्हारे आंख से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। यह बात सुनते ही जो डीजीपी होते हैं वह भड़क उठते हैं कप्तान साहब के ऊपर और कहते हैं शायद तुम्हें भी पता नहीं कि तुम कितनी बड़ी ताकत से पंगा ले रहे हो, और इसमें जो है मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। कप्तान साहब कहते हैं तुम्हारी कोई भी मदद की जरूरत नहीं है मुझे। ये जो मैंने वर्दी पहन रखी है ऐसे ही नहीं पहनी है। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, जिसकी गलती होगी मैं उसके खिलाफ जाऊंगा और इस वर्दी की भी मैं लाज रखूंगा। यह सुनते ही भड़क कर जो डीआईजी साहब होते हैं वहां से चले जाते हैं और इसके बाद कप्तान साहब उस इंस्पेक्टर को ले जाकर एक थाने में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। और यह घटना जब अखबार में और अन्य लोगों के जरिए लोगों तक पहुंचती है तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाती है कि देखो, एक मामूली से इंस्पेक्टर ने कैसे शिवपाल यादव पर यानी मुख्यमंत्री के भाई पर एफआईआर दर्ज कर दिया है। और इसके बाद जो शिवपाल यादव और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव होते हैं, इनसे इस इंस्पेक्टर और जो ब्रिजलाल कप्तान साहब होते हैं, इनकी जो अदावत है, जब तक ये ड्यूटी पर रहते हैं यानी जब तक ये रिटायर्ड नहीं हो जाते, इनकी अदावत लगातार चलती रहती है, दुश्मनी लगातार बरकरार रहती है। तो आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा, यहाँ की है। दिसंबर 1989 की यह बात होती है। मुलायम सिंह यादव पहली बार नए नए मुख्यमंत्री बनते हैं और जैसे यह मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह अपने डाक बंगले पर जाकर एक बैठक करते हैं। इससे पहले भी जब यह विधायक हुआ करते थे या किसी भी पद पर हुआ करते थे तो वहां पर बैठकर एक मीटिंग किया करते थे या अपने लोगों के साथ बैठकर समय बिताया करते थे। उसी तरह जब यह मुख्यमंत्री बन जाते हैं इस बार, तो उसी तरह से डाक बंगले पर जाकर जो है एक मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं। और उसमें एक ऐसे कप्तान को बुलाया जाता है और एक डीएम को बुलाया जाता है। कप्तान का नाम अतुल कुमार होता है और जो डीएम होते हैं राजीव खैर होते हैं। इनको कहते हैं कि देखो, तुमने जो है हमारे जिले में बहुत अच्छा काम किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं चाहता था, जिस हिसाब से मैं चाहता था, वैसा काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से आपका तबादला हो रहा है। आप जो है अगले किसी और जिले में जाकर अपना कार्यभार संभालो। मुख्यमंत्री साहब ऐसा इसलिए कहते हैं कि एक बार जब राम गोपाल यादव ने कप्तान साहब से, अतुल कुमार से यह कहा था कि तुमको जो है मुलायम सिंह यादव याद कर रहे हैं, उस समय विधायक हुआ करते थे। लेकिन उसी समय जो कप्तान अतुल कुमार होते हैं कहते हैं कि मैं किस किस से जाकर मिलूंगा, इतने सारे जो है विधायक हैं इस जिले में, और यह बात टाल देते हैं। इसी बात को लेकर यह जो मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपना जो है जो गुस्सा था उतारते हैं। कहा जाता है एक तहसीलदार को छोड़कर बाकी उस समय जितने भी अधिकारी थे, जितने भी अफसर थे, सबका ट्रांसफर कर देते हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपने डीजीपी से कि मुझे एक ऐसे अफसर की जरूरत है यहाँ पर जो मेरे हिसाब से काम करे, मेरे तरीके से चले। तो जो डीजीपी साहब होते हैं, ये एक व्यक्ति जिसका नाम ब्रिजलाल होता है, एक कप्तान होते हैं, इनको आदेश देते हैं कि आप जाकर जो है मुख्यमंत्री जी से मिलो, आपको इस जिले में जो है अपना कार्यभार संभालना है। अब जब कप्तान ब्रिजलाल साहब मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं मुख्यमंत्री के सामने और कहते हैं देखो साहब, मैं जो है आपके जिले में ड्यूटी नहीं दे सकता हूँ, मुझे किसी और जिले में जो है शिफ्ट कर दीजिए, मैं वहां पर अपना कार्यभार संभाल लूंगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं काम करता हूँ शायद आपको मेरे काम करने का तरीका पसंद ना आए। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी होते हैं मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमको मेरे ही जिले में चलना पड़ेगा। और चलो, उनको ले जाते हैं अपने जिले में, उनको कार्यभार संभालने के लिए तैनात कर देते हैं। लेकिन जब वह काम करना शुरू कर देते हैं, अपना कार्यभार संभाल लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जनता में काफी वो लोकप्रिय हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, उनकी प्रशंसा होने लगती है, आए दिन अखबारों में उनकी चर्चा होती रहती है। यह सुनकर जो मुख्यमंत्री होते हैं मुलायम सिंह यादव परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं अब क्या करूं मैं। अभी हाल ही में एक कप्तान को यानी अतुल कुमार को इधर से ट्रांसफर करके आगे भेजा है
और अगर इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया तो जनता के बीच मेरे बारे में क्या मैसेज जाएगा, क्या सूचना जाएगी, मेरी बेइज्जती हो सकती है। बात यहीं टाल देते हैं, लेकिन इसी बीच सईफई नाम का एक गाँव पड़ता है। उस गाँव में किसी गरीब व्यक्ति का उन गाँव के दबंगों ने उसकी ज़मीन दबा ली, उसके साथ मारपीट भी की। वह गरीब व्यक्ति थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है और वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं शाह आलम खान, इनसे अपनी सारी घटना जो है बताता है। यह बात सुनकर जो शाह आलम खान होते हैं, उसका एफआईआर दर्ज करने के बाद अपनी टीम के साथ उस गांव में जा पहुंचते हैं। 22 लोगों को वहां से गिरफ्तार कर थाने ले आते हैं और हवालात में डाल देते हैं, बंद कर देते हैं। कुछ समय बीता ही था कि उस गांव का जो सैफई गांव का प्रधान होता है, अपने 2 चेलों के साथ थाने पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर साहब से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। कहता है, ओ इंस्पेक्टर, तुमने हमारे आदमियों को बंद कैसे कर दिया? तुम्हें पता नहीं है? छोड़ो, इनको निकालो अभी। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, आप हैं कौन? आपका नाम क्या है? प्रधान कहता, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगे? बात करते करते ही लगातार एक के बाद एक कई थप्पड़ मार देता है इंस्पेक्टर को प्रधान, और इसके बाद हवालात की तरफ अपने दोनों लोगों को, व्यक्तियों के साथ, चेलों के साथ जाने लगता है, उनको खोलकर बाहर निकालने के लिए। इंस्पेक्टर साहब आगे खड़े हो जाते हैं, निकाल के दिखाओ। अब दोनों में गहमा गहमी शुरू हो जाती है और इसी बीच मारपीट हो जाती है। उन तीनों पर इंस्पेक्टर साहब भारी पड़ जाते हैं और तीनों को कूट पीट कर उनको भी हवालात में, यानी अब जो है 22 पहले थे, तीन ये 25 लोग हवालात में। इनके जो पीछे के लोग होते हैं, जो इनके सगे संबंधी होते हैं, घर के लोग होते हैं, इनका जो कनेक्शन था मुलायम सिंह यादव से काफी गहरा था। वह वहां से बातचीत करते हैं और कुछ लोग तो मुलायम सिंह यादव के जो छोटे भाई शिवपाल यादव हैं, इनके पास पहुंच जाते हैं, इनके आवास पर, और वहां पर जाकर उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अभी तो हमारे भाई की, यानी बड़े भाई की सरकार है, यानी आपकी सरकार है, और जब आप हमारी अब नहीं मदद करेंगे तो कब करेंगे? हमारे इतने लोग जो है थाने में बंद हैं, और भाई के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हमारा यह हाल है। बार बार जब यह रिक्वेस्ट करते हैं, जब अपील करते हैं, तो जो शिवपाल यादव होते हैं वह भी गर्मा जाते हैं, उनको भी जोश आ जाता है। 100 से 150 लोगों के साथ वो उस थाने में पहुंच जाते हैं शिवपाल यादव, और कहते हैं, कौन है यहाँ का इंस्पेक्टर? अब इंस्पेक्टर साहब जो है वहां पर तनकर खड़े हो जाते हैं आगे कि अंदर आकर दिखाओ कौन आता है अंदर। लेकिन इसके बावजूद जो भी छोटे बड़े कर्मचारी, सिपाही, होमगार्ड या अधिकारी जो भी थे, वहां से थाना छोड़कर डर के मारे भाग जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं इंस्पेक्टर साहब। ये जो 100-150 लोग आए थे, इंस्पेक्टर साहब को बुरी तरह गिरा कर पीटते हैं, अधमरा कर देते हैं, और जाकर हवालात खोलकर उन 25 लोगों को निकाल कर ले जाते हैं। यह सूचना जो है कानपुर के डीआईजी तक पहुंच जाती है, और डीआईजी जो है भागते हुए पहले तो कप्तान साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा जो इंस्पेक्टर है, ये इसने करतूत की है, उसको बुलाओ यहाँ सामने। जो इंस्पेक्टर साहब थे शाह आलम खान, या भी कप्तान साहब के पास थे, उनको बुलाते हैं तो डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, बुरी तरह लताड़ते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात, इतनी बड़ी ताकत से तुम पंगा ले सकते हो। रोने लगते हैं तो जो कप्तान साहब होते हैं उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, इस जिले का कप्तान हूँ। तो डीआईजी साहब भड़क जाते हैं और छोड़कर उन्हें वहां से चले जाते हैं सीधा शिवपाल यादव के आवास पर। वहां पर कहते हैं कि देखो भाई साहब, गुजारिश है आपसे, अपील है, हाथ पर जोड़ने लगते हैं। कहते हैं, इस मामले को यहीं किसी तरह से रफा दफा करो, खत्म करो, और बाकी आगे का जो मामला है मैं संभाल लूंगा। लेकिन उधर जो कप्तान साहब होते हैं, इंस्पेक्टर को ले जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं उन शिवपाल यादव और बाकी जितने भी 25 लोग थे, और जो कोई भी उन्हें छुड़ाने आए थे, उन 25 लोगों को, उनके सबके ऊपर। यह बात अखबार में छपती है, लोगों में जब फैलती है तो अफरा तफरी मच जाती है। और जब शिवपाल यादव को पता चलती है, मुलायम सिंह यादव को पता चलती है कि हमारी तो बेइज्जती हो रही है, तो कुछ ही दिन बीते थे तो उस कप्तान ब्रिजलाल को जो है आदेश दे देते हैं, ऊपर से आ जाती है कि देखो तुम जो है नैनीताल चले जाओ, वहां जो है ट्रेनिंग होनी है। उनको नैनीताल भेज देते हैं। वो नैनीताल गए ही थे, सप्ताह ही बीता था, उनके बीवी बच्चे यहीं छूट गए थे पीछे ही। लेकिन सप्ताह ही बीता था तो वहां से फिर से आदेश आ जाता है कि आप जो है आजमगढ़ चले जाओ, वहां पर जाकर तुम पीएसए की कमान संभाल लो। और इसके बाद जो यह मामला होता है, जो घटना होता है, लखनऊ से एक सीआईडी की टीम आती है, अपने हाथ में ले लेती है, और जब ये अपने हाथ में ले लेती है तो जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि इंस्पेक्टर शाह आलम खान ने उन 25 लोगों को क्यों बंद किया था,
क्या शिवपाल यादव अपने 100 से 150 लोगों के साथ जाकर थाने में जो इस तरह से दंगा करते हैं, उन आरोपियों को छुड़ाते हैं या नहीं? क्या किसी की जमीन कब्जा हुई थी, किसी पीड़ित की जमीन दबंगों ने कब्जा की थी? इस तरह के तरह के जो है जांच होती है, पड़ताल होती है। और कहा जाता है कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, जब ये जीतती है, तब तक बृजलाल यानी कप्तान साहब को इस परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और फिर 30 सितंबर 2011 में, जिस समय मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, ये बृजलाल साहब को डीजीपी बना देते हैं। और डीजीपी बना देने के बाद 2012 में जो है इलेक्शन होना था, यानी चुनाव होना था, और चुनाव की तैयारी चल रही थी। इसी बीच जो मुलायम सिंह यादव होते हैं और कुछ और भी जो नेता विधायक होते हैं, ये लोग जाकर जो है, जो चुनाव आयोग के प्रभारी होते हैं वाईएस कुरैशी साहब, इनके पास जाकर अपील करने लगते हैं कि ये जो डीजीपी बृजलाल है अपने पद पर अगर रहेगा तो उत्तर प्रदेश में पूरी ईमानदारी से चुनाव नहीं हो पाएगा। बार बार प्रेशर डाल देते हैं चुनाव आयोग पर, और फिर मजबूर होकर आखिरकार जो चुनाव आयोग के प्रभारी होते हैं वाईएस कुरैशी, ये जो है उनको यानी डीजीपी बृजलाल साहब को डीजीपी के पद से हटा देते हैं। और फिर से मुलायम सिंह यादव जो होते हैं, उन्हीं कप्तान साहब को, जिनका नाम अतुल कुमार था, जिन्होंने इनकी बात नहीं सुनी थी जब ये विधायक थे, और जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो इन्होंने बुलाकर आदेश दिया था कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलो, तुम हमारे हिसाब से काम नहीं करते हो। उन्हीं को बुलाया जाता है और उन्हीं के द्वारा दोबारा से वहां पर कमान संभाली जाती है। कहा जाता है कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है और जब तक ये अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, यानी जब तक रिटायर्ड नहीं हो जाते, इनकी आपसी दुश्मनी बरकरार रहती है और इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने के दौरान मेरे लफ्जों से कोई गलत शब्द निकल गए हो, मेरी कोई बात आपको अच्छी न लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।